हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कलास्तम पॉडकास्ट। आपको हमारा ये एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रील वर्सेस रियलिटी की। और इस टॉपिक को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर उज्जवल जायसवाल। हेलो एवरीवन। जो आरकेकेएफ के फाउंडर और चीफ इंस्ट्रक्टर भी है। 20 साल से वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में वो मार्शल आर्ट में 4th डैन ब्लैक बेल्ट है और लास्ट 5 ईयर से वो सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप्स भी ले रहे हैं। तो मिस्टर उज्जवल जायसवाल, क्या आपका लाइफ का मोटिवेशन क्या था और आपकी मार्शल आर्ट की जर्नी कैसे शुरू हुई थी? थैंक यू अश्विनी। वैसे देखा जाए तो मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं 5 साल का था। जब 5 साल का था तब से मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया अलग अलग गुरु से। तो 12 साल तक मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। उसके बाद मेरे गुरु श्री ऋषिराज जी के अंडर में मार्शल आर्ट को सिखाना शुरू किया। तो वैसे देखा जाए तो मेरा पूरा मार्शल आर्ट का जर्नी वो 32 इयर्स का है, जिसमें से 12 साल मैंने मार्शल आर्ट सीखा और पिछले 20 साल से मैं लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। साथ में अगर एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग के बाद मैंने बी मैकेनिकल किया। उसके बाद नीमा यूनिवर्सिटी से मैंने मैकेनिकल डिजाइन में मास्टर्स भी किया। तो ये मेरा एकेडमिक भी शुरू रहा और दिस इज माय पैशन। मार्शल आर्ट इज माय पैशन। तो अभी भी हम लोग अहमदाबाद में मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट राइट नाउ सिखा रहे हैं। तो सर, आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग भी किया है और आप प्रोफेसर भी रह चुके थे, राइट? तो आपने वो फील्ड क्यों छोड़ के ये फील्ड को अपनाया? ये अपने प्रोफेशनल को क्यों चेंज किया आपने? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। देखो, इंडिया में एक साइकोलॉजी हमेशा बनी रही है कि यार कुछ भी करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और वैसे मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, तो मैंने मेरा इंजीनियरिंग शुरू ही रखा और साथ में मेरा मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग भी शुरू रखा। पर जब फाइनली मैंने मास्टर्स खत्म किया, उसके बाद आई जॉइन वन एमएनसी। उसके बाद साथ में मेरा मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग चालू ही था, पर मुझे लगा कि मुझे मार्शल आर्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो एमएनसी को लेफ्ट किया और एज अ लेक्चरर में ज्वाइन हुआ मैकेनिकल फील्ड में। और साथ में मैं मार्शल आर्ट को ज्यादा टाइम देने लगा। फिर ये महसूस हुआ कि वहां पे भी मुझे टाइम कम लग रहा था। फिर एक दौर ऐसा आया, सबका आता है लाइफ में, कि आपको सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है, आइदर दिस और दिस। तो एक बार ये हुआ कि मेरी कॉलेज में मैंने एक लेक्चर दिया, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। ऐसे ही फ्री लेक्चर था, तो मुझे बुलाया गया। तो मैंने ये टॉपिक पे एक लेक्चर दिया कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। आपको जो अच्छा लगता है वही करो और जो कर रहे हो वो अच्छा लगना चाहिए। वो सोच कर मैंने एक लेक्चर लिया। वो लेक्चर लेते लेते मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा जो जन्म है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाने के लिए हुआ है। देन आई लेफ्ट दैट फील्ड ऑफिशियली। मैंने वो लेक्चरशिप भी छोड़ दिया और पिछले 20 साल से मैं बस यही एक काम कर रहा हूँ, बच्चों को, यूथ को मार्शल आर्ट सिखाना। तो बस ऐसे पूरा जर्नी चल रहा है। तो सर, आपने बताया कि डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। आपका ये कंसेप्ट मेरे को काफी अच्छा लगा। और आज हम बात करने वाले हैं यूथ की। तो मैंने सुना है कि आपने 5000 से भी ज्यादा यूथ को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपने मोर देन थाउजेंड्स सेल्फ डिफेंस के वर्कशॉप्स भी लिए हैं, राइट? तो आज हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, रील वर्सेस रियलिटी। तो सर, आप देख रहे हो कि कोविड आया और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसका कंजम्पशन काफी हद तक बढ़ा दिया, ठीक है? तो इससे यूथ पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका? देखो अश्विनी, एक तरीके से देखा जाए, कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे, है ना? तो उससे काफी फायदे भी हुए हैं, है ना? जैसे हम लोग जब क्लास लेते थे पहले, है ना, तो जब बारिश वगैरह होती थी तो खुले ग्राउंड में ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होती थी। तो हम चाहते थे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि हम लोग स्टूडेंट्स को सिखा पाए। पर वो टाइम अगर हम किसी को बोलते कि आप जूम इस्तेमाल करो, हम वहां पे सिखाएंगे, तो शायद हमें तो जूम इस्तेमाल करना आता पर उन लोगों को नहीं आता, है ना? तो एक फायदा ये हुआ कि सब लोगों को सोशल मीडिया से काफी हद तक वाकिफ हो गए, है ना?
तो अब जाके हम लोग बोल रहे हैं यार जूम पे ट्रेनिंग हो जाएगी, कल बारिश होने वाली है तो अपने कल जूम पे ट्रेनिंग कर देंगे। तो लोग प्रिपेयर हो चुके हैं। तो एक फायदा ये भी हुआ है कि लोग सोशल मीडिया की वजह से या फिर अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से अच्छी तरह कनेक्शन में भी हुए हैं, है ना। पर अगर उसकी एक साइड इफेक्ट देखी जाए तो ये हुआ है कि जो आज का यूथ है वो एडिक्टेड हो चुका है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। डेफिनेटली सर। तो जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, किसी भी आप यंगस्टर्स को देख लो, है ना। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आप देखते जाना 5 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, फाइन, बैठे हैं कुछ बातें करने के लिए, पर सब लोग अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, है ना, दे आर सर्फिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये एक फर्क आया है कि जो इंटरकनेक्टिविटी जो इन पर्सनल होनी चाहिए वो कम हो चुकी है, और उससे उल्टा लोग ज्यादातर टाइम बिताते हैं वो सपनों वाली दुनिया, जिसने आपने बोला रील वाली दुनिया में। तो ये भी हमें देखने मिलता है। तो सर यही कि मतलब रील वर्सेस रियलिटी में क्या तफावत है? देखो, जब हम लोग मूवीज देखते हैं, फाइन, तो उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है ना, रोमांटिक कपल। वो जब एक दूसरे को मिलते हैं, है ना, तो एकदम ठंडी हवा आने लगती है, पीछे से म्यूजिक बजने लगता है ना, कोई आके आजू बाजू में डांस करने लगता है। तो ये एक कल्पना है, ये रील है। रियलिटी में जब एक लड़का एक लड़की से मिलता है तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से ठंडी हवा आने लगी, बाल उड़ने लगे, है ना, और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजने लगा, बारिश गिरने लगी, है ना। तो ये रियलिटी है। ये भी हो सकता है कि कोई एक अच्छा रोमांटिक कपल है, वो मिले हैं और बहुत ही धूप है गार्डन में, तो पसीना भी टपक रहा है ना। तो दैट इज व्हाट रियल लाइफ इज। रियल लाइफ और रियल लाइफ, इसमें ये तो मैंने एक बात बताई, ऐसी काफी सारी बातें हैं जो शायद आप समझ पाओगे, मैं समझ पाऊंगा। एक मैच्योर बंदा, है ना, ज्यादातर मैच्योरिटी का एज के साथ हम ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी हम बता सकते हैं कि हम लोग शायद समझ पाएंगे। पर जो लोग अभी अपनी प्यूबिटी एज से, है ना, एडल्टरेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो बच्चों की अब मानसिकता सोचिए, वो ये फर्क नहीं समझ पाएंगे। वो लोग रियल लाइफ में रियल लाइफ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये है रियल लाइफ और रियल लाइफ, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सर, ये तो आज के लिए बहुत बहुत काफी जरूरी है। मतलब आपने देखा कि कोविड आया तो सब लोग ऐसे सोशल मीडिया से यूज सब लोगों ने बढ़ा दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। छोटा छोटा बच्चा आप देख रहे हो तो वो भी अपना फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका, और वो भी पता नहीं क्या फालतू कंटेंट देख रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है सर कि पोर्नोग्राफी का देखते हैं ना कि कंजम्पशन काफी बढ़ गया है। लोग पोर्नोग्राफी काफी देखने लगे हैं लॉकडाउन की वजह से। हाँ, स्पेशली यूथ को तो ये मतलब प्यूबर्टी टू एडल्ट्रेशन में आ रहे हैं। आपने बताया जैसे कि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो वो कोई भी कंटेंट आ रहा है वो देखे जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि पोर्नोग्राफी से मानसिकता पर क्या असर पड़ता है? देखो अश्विनी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोशल मीडिया के साथ साथ जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज वगैरह आ रही है, उसके साथ साथ पोर्नोग्राफीज है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है, फाइन। तो उसकी मैं पहले मेरे बेटे से उदाहरण देता हूँ, है ना। मेरा बेटा है, उसका स्कूल से कंप्लेंट आया कि ये बहुत ही गंदे गीत गाता है। तो मैं मिलने गया, मैंने सोचा यार ऐसा तो क्या किया मेरे बेटे ने। तो मैंने टीचर को पूछा कि क्या हुआ, तो बीच में गाना आया था, लड़की ब्यूटीफुल कर गई, तो वो वाला गाना उसने स्कूल में गाया था। तो टीचर ने कंप्लेन किया कि मैंने बोला मैम मैं कहाँ से रोकूं, है ना, मैं कार चला रहा हूँ, वो पीछे बैठा है, रेडियो में ये गाना बज रहा है, तो उसने सुना होगा, उसको तो उसका मतलब भी नहीं मालूम है ना। तो ये हुआ बच्चों वाली बात, है ना। अब यूथ की जब बात की जाए तो यूथ है, जैसे जो लोग प्यूबर्टी एज में से एडल्टरेशन में प्रवेश कर रहे हैं, वो लोग जब पॉर्न देखेंगे, है ना, तो डेफिनेटली उनकी मानसिकता है वो बदल जाएगी, है ना। उनका जो एक लेडीज को जो देखने का जो उनका नजरिया है वो बदल जाएगा, क्योंकि उनके इमेजिनेशन में कुछ और चल रहा है।
और रियल लाइफ में कुछ और है। वो एक पवित्र रिश्ता होता है, एक दूसरे को एक कमिटमेंट होता है ना, तब जाके एक रिश्ता बनता है। और पॉर्न में उसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी। तो जब वो बच्चा जब बड़ा होगा या वो जो एक युवान है ना, वो जब जवान होगा तो उसके दिमाग में जिम्मेवारी, प्यार, रिश्तों की अहमियत, वो सारी बातें स्त्रियों मानी लड़कियों या लेडीज के लिए जो रिस्पेक्ट, वो सारी बातें साइड में होगी। पहली बात होगी सेक्स, सेक्स एंड सेक्स। तो ये है पॉर्न की इफेक्ट। हाँ, मतलब आपने बताया इस तरीके से कि इसकी वजह से टीनेजर्स के फ्यूचर को भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स पोर्नोग्राफी है वो यूथ के माइंड पे इफेक्ट करेगा ही करेगा। यार आप सोचो 10th में या 12th में कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, और उसने पोर्नोग्राफी देख ली, उसने देखी, केमिकल चेंजेस हुए, डोपामाइन रिलीज हुआ, थ्रिल महसूस हुआ, नाउ उसका दिमाग वो बिजी हो गया, वो एडिक्टेड हो चुका है क्योंकि उसके अंदर डोपामाइन रिलीज हो चुका है। अब उसका ध्यान जब भी बैठा है, जब भी उसको मौका मिलेगा वो सोचेगा कब मैं पोर्नो देख लूं, कब मैं पोर्नो देख लूं। हालांकि उसका ध्यान होना चाहिए अपनी एक्टिविटी में, कुछ प्रोग्रेस वाली बातों में, है ना। उसकी जगह 100% वो बार बार उसी तरफ खींचा आएगा, है ना। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, आप नेगेटिविटी को फील कर रहे हो। देखो हम सब में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है ना। आप जिसको फील करेंगे वो आगे आएगा, है ना। आपने पोर्नो देखी हुई है, अब ये दबी हुई स्प्रिंग है, जब भी उसको मौका मिलेगा, है ना, वो कहीं ना कहीं कोई सेक्सुअल हरेसमेंट वाली एक्टिविटी करेगा। फिजिकली मौका नहीं मिलेगा, मेंटली करेगा। कहीं ना कहीं वो जो उसने देखा हुआ है उसका इम्पैक्ट बाहर आना शुरू होगा। तो उसकी वजह से दुनिया में एक तो यूथ का जो ग्रोथ है ना, वो ऊपर जाने की वजह नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। एट सेम टाइम जैसे गुनाहखोरी वगैरह जो एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें भी देखो कोई बच्चा एजुकेटेड है ना, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अच्छे संस्कार उसको मिले हुए हैं, तो वो काफी हद तक अपने आप को दबा सकता है। पर आप उसके बारे में सोचो, है ना, जिसके जो ऑलरेडी बहुत ही पुअर कंडीशन से है ना, जो ऑलरेडी जिसमें एजुकेशन नहीं है मिला हुआ, है ना, अब पूरे दिन मजदूरी किया हुआ है ना, और 10th या 12th जो टीन एजर है ना, उसने पोर्नोग्राफी देख ली है। अब वो जाके कोई गुनाही कृत्य करके बैठ जाएगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, लड़की की भी उसकी भी, है ना। तो पोर्नो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट कर रहा है यूथ पे। तो सर एज एन मार्शल आर्टिस्ट आपको क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो हम लोग दो तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मुझे कोई यंग लड़का पूछ रहा है ना, कि सब पोर्नोग्राफी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मत देखो, देखो ही मत। वो मेरे कहने से नहीं देखेगा ऐसा नहीं होने वाला है ना। मेरा मैसेज है यूथ को कि आप देख सकते हो पोर्नोग्राफी, आप देख सकते हो, पर ये बात याद रखो, है ना, कि आपका जीवन वो पोर्नोग्राफी के लिए नहीं बना हुआ है। आप जो दुनिया में आए हो, है ना, वो सिर्फ पोर्नोग्राफी के लिए नहीं आए हो। चलो ठीक है, आपने क्यूरियोसिटी हुई, आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, है ना, पर आपका लाइफ का पर्पस क्या है? बस आप फ्री पड़े पोर्नोग्राफी देख ली, फ्री पड़े पोर्नोग्राफी देख ली? नहीं, ये आपका लाइफ का पर्पस नहीं है। क्यूरियोसिटी की वजह से मान लो आपने एक बार देख भी लिया, है ना, हमें बहुत आगे जाना है, दुनिया में कुछ करके दिखाना है और दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। ये मैसेज मैं सारे मेरे स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, जहां भी मौका मिलता है मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आज ये प्लेटफॉर्म पे भी दे रहा हूँ। दूसरा, हम लोग देखो, मेरा ये मानना है कि यूथ है उसको 3 चीज नहीं मिलनी चाहिए। एक, बहुत सारे पैसे, दूसरा बहुत सारा टाइम, और तीसरा, है ना, बहुत सारी एनर्जी। ये 3 चीज जब मिल जाती है यूथ को, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। देखो बहुत सारे पैसे मिल गए, वो उसको उड़ाना शुरू कर देगा, प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर देगा, है ना, दारू पीना शुरू कर देगा। बहुत सारा टाइम उसको मिल गया, वो पोर्नोग्राफी देखेगा, है ना, या फिर गप्पे लगाएगा, है ना, और उसके पास एनर्जी बची हुई है ना, तो वो कोई ज्यादातर अच्छे काम नहीं करता है। ये 3 चीजें हम लोग मार्शल आर्ट में उसको बिजी कर देते हैं। वहां पे एक्सरसाइज करेगा, उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना। दूसरा,
टाइम, जब ब्लैक बेल्ट की प्रिपरेशन में जब बच्चे लगते हैं, पूरे पूरे दिन वो अपनी स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट में बिजी रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। अब रही बात पैसे की, वो पेरेंट्स के हाथ में है ना। अगर आप बच्चों को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो, वो अय्याश बन जाएगा, है ना। वो मेहनत करेगा, वो आगे आएगा, दैट मैटर्स। तो हम लोग मार्शल आर्ट में यूथ को बिजी करते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, मार्शल आर्ट भी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको आराम चाहिए, वो आराम करेगा, उसके पास टाइम नहीं रहेगा, जो टाइम रहेगा उसमें वो अपनी पढ़ाई करेगा, है ना। तो ये एक पूरा एक सर्कल बन जाता है। और देखो, जो भी आएगा सीखने वाला वो भी मार्शल आर्टिस्ट होगा, तो उसको एक अच्छा कंपनी मिलेगा। कंपनी बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट काफी इम्पैक्ट रहता है, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो ऐसे करके हम लोग यूथ की एनर्जी को एक सही दिशा दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपने सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ है ना, तो अगर आपके सामने कोई ऐसा नेगेटिव एक्ट कर रहा है तो यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, है ना। आप अपना डिफेंड कर सकोगे एज अ लेडी, और एज अ मेल, है ना, वो अपनी दीदी, अपनी बीवी, है ना, उसकी भी रक्षा कर सकेगा। देखो, रक्षा कर सके या ना कर सके, एटलीस्ट भागने में तो हम लोग माहिर बना देंगे कि वो अपनी रक्षा करके भाग ले, है ना। महत्व इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना बचाव कर लिया, है ना। तो दैट इज हाउ वी आर कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी। सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं बच्चों को, स्पोर्ट्स और आर्ट्स, इसके माध्यम से एक अच्छी सोच देते हैं ना, अच्छे विचार देते हैं। आपका जो फाउंडेशन है तो वो काफी हद तक अच्छे से काम कर रहा है इस बारे पर। और सबको कहीं ना कहीं एक विचार चाहिए जीवन में, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार अपने सोचा होगा तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो हम लोग उस पर डिफेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा सोचा होगा तो कुछ कर पाएंगे। तो आप यही काम कर रहे हो। कोई मतलब अगर कोई सीखना है, मतलब देखो वर्कशॉप्स काफी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, और काफी मास्टर्स और वो सब है, तो वो सब वीडियोस ले रहे हैं, मतलब वो वर्कशॉप्स ले रहे हैं, राइट। तो वो वर्कशॉप कितना टाइम का होता है? 2 घंटा, 3 घंटा या 2-3 दिन का होता है, राइट। तो क्या उसमें तो वो इतना प्रिपेयर नहीं हो जाते कि मतलब अपना डिफेंस कर सके, ठीक है। पर शायद इतना तो प्रिपेयर हो ही जाते होंगे कि वो लोग, मतलब उनके दिमाग में एक विचार तो आ ही जाता होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। मतलब आप लोग सोच दे रहे हो ऐसा कुछ? देखो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दान है ना, तो वो है किसी को सोच देना, एक अच्छा विचार देना। हाँ। एक अच्छा विचार आपका जीवन बदल सकता है, डेफिनेटली, है ना। जैसे आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है, ये जो मिशन स्टार्ट किया है, ये आप एक सोच दे रहे हो यूथ को, फाइन। तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। वैसे हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को एक सोच देते हैं अच्छी वाली, फाइन, ये भी कंट्रीब्यूशन है। और रही बात वर्कशॉप और कैंपेन की, हम लोग अलग अलग वर्कशॉप करते हैं। कभी 2 घंटे का वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस का, ओके। कभी कभी लंबा कैंप चलता है, 3 दिन का कैंप, 15 दिन का कैंप, है ना। देखो, 15 दिन में कोई ब्रूस ली नहीं बन जाता, फाइन। पर आपने कभी घर पे अपनी मम्मी के साथ खाना खाते खाते ये बात की है कि मम्मी अगर कोई गुंडा मुझे छेड़छाड़ी करेगा तो मैं क्या करूंगी? नो, नेवर। Yes. मम्मी बोलेगी यार क्या अना शराब बोल रही है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव बातें मत कर, है ना। पर जब हम लोग ये कैंपेन चलाते हैं, है ना, जब वर्कशॉप करते हैं, हम लोग बताते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, फाइन। तो आप कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं, फायदा क्या होगा। जिसने कभी भी ये विषय में सोचा नहीं है, हर लड़की सोचती है मैं घर से बाहर निकलूंगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। yes. और जब पहली बार, है ना, कोई गुंडा या बदमाश छेड़छाड़ी करता है, मान लो पकड़ के उसको रूम में डाल दिया लड़की को और छेड़छाड़ी शुरू हुई, लड़की ने कभी सोचा ही नहीं, उसके पैर वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना, वो चीख भी नहीं सकेगी, उसकी आवाज दब जाएगी। क्यों? डर, टेंशन, स्ट्रेस। अगर मेरा वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है ना, तो उसको याद आएगा कि यार वो बंदे ने ऐसा बताया था कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। बस वो एक सोच की वजह से वो अपना बचाव कर पाएगी। आई एम नॉट श्योर कि 100% वो बचाव कर ही पाएगी, पर कम से कम जो डर लगता था उसको, है ना, जब उसको मौका भी है भागने का, फिर भी वो नहीं भाग सकती थी, वैसा नहीं होगा। वो जरूर उस टाइम पे मेरी दी हुई विद्या, मेरी दी हुई सोच उसके दिमाग में आएगी और वो अपना बचाव कर पाएगी। तो हम लोगों का काम है अवेयरनेस, एक सोच देना, फाइन। बाकी या ऑफ कोर्स ये सालों की प्रैक्टिस होती है, सेल्फ डिफेंस, यू नो, यस, इट रिक्वायर रेस्ट ऑफ प्रैक्टिस।
बट हाँ, जैसा आपने बताया कि वर्कशॉप से हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हर कोई बंदे को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट वो बहुत बढ़िया आर्ट है। देखो मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट ही सीखना चाहिए या फिर और कोई भी मतलब और कुछ भी सीखना चाहिए? नहीं, देखिए कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं दैट इज वंडरफुल। कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, है ना, आई अप्रिशिएट एवरी ईच एंड एवरी स्पोर्ट्समैन। फाइन, ऐसा नहीं है कि ये स्पोर्ट अच्छी है, ये स्पोर्ट सही नहीं है, फाइन। बट मार्शल आर्ट, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट के फील्ड में हूँ, आई लव मार्शल आर्ट, है ना। मार्शल आर्ट इसलिए सीखना चाहिए, एक तो आपका बॉडी वो एकदम फिट रहेगा, दूसरा आपको साथ में अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए वो भी सीखने मिलेगा। तो ये दो वजह से मैं प्रीफर करता हूँ कि मार्शल आर्ट में हर किसी को सीखना चाहिए, है ना, बच्चे से लेकर यंगस्टर्स से लेकर जो एडल्टर्स जो बोल रहे हैं, है ना, उनको भी सीखना चाहिए। हाँ, और मैंने काफी आपके वीडियोस देखे हैं, आपका पेज देखा है मैंने, तो उसमें आप मतलब हर एक एज को सिखा रहे हैं, राइट? कि मतलब मैंने सीख सकता है मार्शल आर्ट, हाँ। कोई सीख सकता है। जैसे हम लोग गरबे हैं, है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते बच्चे गरबे नहीं गाएंगे या फिर कोई बुजुर्ग गरबा नहीं गाएगा। सब लोग अगर गरबे गा सकते हैं, सब लोग मार्शल आर्ट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट हर किसी को सीखना चाहिए। योग अगर सब लोग कर सकते हैं, मार्शल आर्ट भी सब लोग कर सकते हैं। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे यूथ को काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है इस टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक था रील वर्सेस रियलिटी में, तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें आपसे सीखने मिले हैं और यूथ को जानने को मिला है ये सब के बारे में। तो मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि रील वर्सेस रियलिटी को समझे, अपने जीवन को आबाद कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, मार्शल आर्ट सीखिए और सेल्फ डिफेंस सीखिए।